वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 20 सितंबर को एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है कंटिन्यू, इसका लाभ उठाते रहिए। 22 टेस्ट तक अपना हिंदी ग्रामर कंप्लीट हुआ था और 23 से आ जाइए। ये जो टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट इसमें ऐड किए गए हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। महापाषाण कब्रों में तथा प्रायद्वीपीय भारत की कब्रों में दफनाए जाते थे खेती के औजार, युद्ध और शिकार के हथियार। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। क्या दोनों के दोनों दफनाए जाते थे? महापाषाण कब्रों में और प्रायद्वीपीय भारत की कब्रों में, यह इनमें से कोई नहीं। देखिए, खेती के औजार तो थे लेकिन कम मात्रा में थे, अधिक थे युद्ध और शिकार के हथियार। तो दोनों के दोनों थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। तो देखिए, महापाषाण कब्रों में तथा प्रायद्वीपीय भारत की कब्रों में खेती के औजार कम मात्रा में दफनाए जाते थे। इसमें युद्ध और शिकार के हथियार अधिक होते थे। इससे संकेत मिलता है कि महापाषाण कालिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। चूँकि दोनों मिले हैं तो करेक्ट है, दोनों के दोनों। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? बताइए। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? पांड्य का तो मिलता है, चेल का भी मिलता है, चोल का भी मिलता है और चेर शासकों का भी मिलता है। तो इन सभी का मिलता है। उपरोक्त डी है इसका आंसर, याद रखिएगा। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था पांड्य राज्य। इसकी राजधानी मदुरै थी और इसे मोतियों का देश कहा जाता था। यहाँ समाज मात्र सत्तात्मक था। अब बताइए, स्टेटमेंट कोई से भी इसमें इनकरेक्ट करेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए मोतियों का देश, क्या पता पांड्य राज्य नहीं हो, सातवाहन हो, या पितृ सत्तात्मक हो। पांड्य राज्य मात्र सत्तात्मक क्यों होगा? देखिए, पहला स्टेटमेंट है पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल। इसकी राजधानी मदुरै थी और करेक्ट है तीसरा भी, क्योंकि मोतियों का देश कहा जाता है इसको। और करेक्ट है चौथा भी, इसका समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। तो 1 2 3 4 सारे के सारे करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। तो पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसमें तमिलनाडु के आधुनिक त्रिवेनवेली, रामनद और मदुरा जिले शामिल हैं। उसकी राजधानी मदुरै थी। पांडवों का उल्लेख सबसे पहले मेगस्थनीज ने किया है और उसने इसे मोतियों का देश कहा है, पांड्य राज्य को। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में शासन स्त्री के हाथों में थी, जिससे यह लक्षित होता है कि पांड्य समाज में कुछ मात्र सत्तात्मक प्रभाव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? किसने भेजे थे? चोल, सातवाहन, पांड्य, राष्ट्रकूट। पांड्य ने भेजे थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। उल्लेखनीय है कि यह राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था, जिससे यह धनवान और समृद्ध था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच स्थित था। उनकी राजधानी पुहार थी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बिल्कुल, चोलों की राजधानी जो थी वो पुहार थी। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच स्थित था। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो गए, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। यह मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम यानी वर्तमान का कोरोमंडल कहलाता था। उसकी राजधानी पुहार थी, जिसकी पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है। पुहार की स्थापना 2री सदी के प्रख्यात चोल राजा कारेकाल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छठा प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है,
किसी एक देश से दूसरे देश में रहने, बसने अथवा जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से स्थानांतरण आप्रवास कहलाता है, मतलब इमिग्रेशन कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, स्थायी निवास के उद्देश्य से किसी देश में आकर बसना, ध्यान दीजिएगा, किसी देश में आकर बसना, कौमा, जिसका वह मूल निवासी नहीं है, उस देश में आकर बसना जिसका वह मूल निवासी नहीं है, इस चीज़ को उत्प्रवासन मतलब इमिग्रेशन कहलाता है। वो देखिए वन वर्ड है इंग्लिश का, इसको पूछ लेते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, सॉरी, ऊपर नीचे करोगे तो करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी एक देश से दूसरे देश में रहने, बसने अथवा जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है ना, उसको बोलते हैं उत्प्रवासन, एमिग्रेशन। और आने को किसी देश के भीतर बोलते हैं आप्रवास, इमिग्रेशन। ठीक है, और जिस देश में आते हैं उसका मूल निवासी नहीं होता। तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। ना तो एक ना ही दो, किसी एक देश से दूसरे देश में रहने, बसने अथवा जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से स्थानांतरण उत्प्रवासन, एमिग्रेशन कहलाता है। और स्थायी निवास के उद्देश्य से किसी ऐसे देश में आकर बसना जिसका वह मूल निवासी नहीं है, इसको बोलते हैं अप्रवास। अप्रवास, उत्प्रवास, डिफरेंस याद रखिएगा इसमें, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनसांख्यिकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रवासी हैं, प्रवासी, वो सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं, करेक्ट है दूसरा। पहला दोनों के दोनों स्टेटमेंट 1, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनसांख्यिकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो डालता है। चूँकि नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विचरण प्रवासियों के माध्यम से ही होता है, अतः प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर राज्य प्रवास के अंतर्गत ग्रामीण से ग्रामीण धारा में स्त्रियों के अधिक प्रवास का कारण है? बताइए। गांव से गांव में स्त्रियां जो हैं स्थानांतरित करती हैं, क्यों करती हैं? क्या है इनमें सबसे बड़ा कारण? रोजगार, विवाह, ग्रामीण से ग्रामीण हो रहा है तो शिक्षा के लिए तो जाएंगे नहीं ना, वो ग्रामीण से शहरों की तरफ जाएंगे शिक्षा में, तो विवाह सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें, बी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुषों द्वारा सर्वाधिक प्रवास का कारण विपरीत आर्थिक परिस्थितियां रही हैं। 2001 से 2011 के दशक के दौरान काम और रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों ने गांव से शहरों की ओर प्रवास किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों ने दिल्ली तथा मुंबई जैसे महानगरों में अधिक प्रवास किया है। बिल्कुल, यूपी बिहार से बहुत सारा तबका जाता है अपनी आजीविका खोजने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, करेक्ट है सी स्टेटमेंट, यहाँ पर विकल्प सी सही है। 2001 से 11 के दशक के दौरान काम और रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों ने गांव से शहरों की ओर प्रवास किया है, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय प्रवास जो है वो गांव से नगर धारा में पुरुषों द्वारा सर्वाधिक प्रवास का कारण क्या है? विपरीत आर्थिक परिस्थितियाँ। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर, सारे के सारे पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवास हुआ? तो अधिकतर देखिए यूपीपीसीएस में से संबंधित, यूपीपीसीएस मतलब यूपीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जनगणना के जो प्रश्न हैं वो फेवरेट हैं, बहुत रखते हैं वो, उनको 4 से 5 रख ही देते हैं, 6 तक 10 तक।
तो इसमें भी जनगणना, यूपीपीसीएस में भी जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं, समीक्षा अधिकारी में भी जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तैयारी कर लीजिएगा उनको। तो अधिकतर प्रश्न 2011 की जनगणना से ही आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 2001 से भी पूछे जा सकते हैं। तो जनगणना 2001 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवास हुआ? बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा प्रवासी आए थे भारत में, सी। तो भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ। इनमें 96% पड़ोसी देशों से आए, जिनमें बांग्लादेश से सर्वाधिक 30 लाख प्रवासी आए, पाकिस्तान से 9 लाख आए, नेपाल से 5 लाख और श्रीलंका से 1.493 लाख आए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रवास हुआ है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रवास हुआ, यानी प्रवासी आए हैं इनमें? सबसे ज़्यादा आए इनमें देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, डी। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अप्रवासी जो है महाराष्ट्र में 23 लाख आए। उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है, फिर तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे हरियाणा का स्थान है। सबसे अधिक उत्प्रवास जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है। उत्प्रवास मतलब अपनी जगह को छोड़कर आजीविका की तलाश में किसी दूसरे शहर, नगर या देश में चले जाना, और अप्रवास उधर से अपनी तरफ आना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में लोगों के द्वारा प्रवास किए जाने के कौन से कारक जिम्मेदार हैं? मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, क्यों प्रवास करूँगा मैं किसी दूसरी जगह अपनी जगह को छोड़कर? गरीबी है, यहाँ गरीबी है। कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है। बाढ़ आती है मेरे क्षेत्र में, सुनामी आती है, चक्रवाती तूफानों से परेशान हूँ, सूखा पड़ता है, भूकंप आता है। ये सारे के सारे कारक जो हैं किसी भी व्यक्ति के लिए या भारत में लोगों द्वारा प्रवास किए जाने के प्रमुख कारक हैं। इसमें कुछ प्राकृतिक कारक हैं, वो दिख रहे होंगे आपको कौन से हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे करेक्ट हैं। तो देखिए, भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिक्षा जैसी अवसंरचनात्मक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनके अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रवास के प्राकृतिक कारकों में शामिल हैं। प्रवास है ये, प्रवास। युद्ध हो गया, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? सबसे ज़्यादा स्त्री प्रधान धारा मतलब स्त्रियों ने प्रवास किया। किन किन के बीच सबसे ज़्यादा प्रवास किया है? ग्रामीण से नगरों के बीच में, ग्रामीण से गाँव में, गाँव से गाँव, नगर से गाँव, नगर से नगर। देखिए, इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा इसका जो उत्तर हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों ने अगर कई वर्षों में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रवास किया है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो है ये गांव से नगर की ओर जो है स्त्रियों का प्रवास बढ़ गया है, शिक्षा के लिए, अपनी आजीविका के लिए। चलिए, तो भारत में 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर दूसरे गांव जाती हैं। इस तरह स्त्रियों का सबसे अधिक जो प्रवास हुआ है, प्रवास की ग्रामीण से ग्रामीण धारा के अंतर्गत होता है। अतः ग्रामीण से ग्रामीण धारा स्त्री प्रधान धारा है, किंतु विगत कुछ वर्षों में, मतलब पिछले कुछ वर्षों में, नगर से नगर प्रवास भी स्त्रियों में बढ़ता जा रहा है। चलिए, किसके लिए? शिक्षा के लिए। और क्या है? शिक्षा हो गया, जॉब हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान धारा है? तो महिलाओं तो गांव से गांव में, और पुरुष प्रधान धारा में क्या है? गांव से शहरों की ओर यानी नगरों की ओर। ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक होता है। सभी देशों के लिए लाभदायक होता है क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? हानिकारक नहीं हो सकता क्या?
देखिए पहला वाला तो गलत है, क्योंकि गलत है, क्यों गलत है? दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के मध्य व्यापार जो है अंतर्देशीय व्यापार नहीं कहलाता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शब्द से उड़ जाएगा पूरा स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक होता है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कोई है ही नहीं। कहीं तेल ज़्यादा है, कहीं पानी है, कोई सूती वस्त्र में अच्छा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अच्छा है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लो, उसके बदले पैसे दे दो। या फिर कच्चा माल, धान, गेहूँ, दालें, पेट्रोलियम, ये सब चलता रहता है, आयात निर्यात। तो दोनों के दोनों तो करेक्ट है नहीं है, इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहला गलत है। तो दो देशों के मध्य अंतर्देशीय व्यापार, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्देशीय व्यापार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार एक देश की सीमा के अंदर राज्यों के मध्य होता है, अतः पहला गलत हो गया। देखिए चूँकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है, तो सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पत्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पत्तन मतलब बंदरगाह। देखिए वर्तमान में भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या 13 है। 13 है या 11 है? वर्तमान में भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 13 है, जो कि स्टेटमेंट सही है। छोटे या मझोले पत्तनों की संख्या 200 है, ये भी सही है। पत्तन जिस राज्य में स्थित होते हैं वही राज्य उनके लिए नीतियाँ बनाते हैं। गलत है, केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। छोटे या मझोले पत्तनों के विषय में राज्य सरकारें नीतियाँ बनाती है, ये सही है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड है इनकरेक्ट और फोर्थ करेक्ट है। तो 1 2 4 1 2 4 बी हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान में भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या 13 है, करेक्ट है। और छोटे या मझोले पत्तनों की संख्या कितनी है? 200 है। पत्तनों के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट नीतियाँ बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि जहाँ पत्तन होगा वही स्टेट की जिम्मेदारी, लेकिन हाँ छोटे या मझोले पत्तनों के विषय में राज्य सरकारी नीतियाँ बनाती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर ये कांडला पत्तन, कांडला बंदरगाह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। कांडला भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। कांडला पत्तन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की ज़रूरतों को पूरा करता है। कांडला पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। कौन सा सही है? एक ही स्टेटमेंट से कटेगा पूरा। कांडला भारत का सबसे बड़ा पत्तन थोड़ी है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन है ना। अगर दूसरा तीसरा बाउंसर मार रहा हो तो कर दीजिए एलिमिनेट, बिल्कुल सारा कटा 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 कटा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, ना कि कांडला। मुंबई पत्तन 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। नंबर 18 पर आ जाइए। कोलकाता पत्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर स्थित है और ये एक नदीय बंदरगाह है, मतलब नदीय पत्तन है, नदीय ज्वारी है। इसका विकास अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। यह पत्तन भूटान और नेपाल जैसे स्थलबद्ध मतलब लैंड लॉक्ड जो कंट्री हैं उन देशों को भी सुविधा उपलब्ध कराता है। देखिए कोलकाता पत्तन के संदर्भ में पहला वाला जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल एक नदीय बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह और हुगली नदी पर अवस्थित है ये। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मुंबई की भांति इसको भी, कलकत्ता को भी अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया था, विकसित किया गया था। कलकत्ता बंदरगाह भूटान और बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, उनको भी सुविधा उपलब्ध कराता है ये। डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो कलकत्ता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है। यह एक नदीय पत्तन है जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था और यह पत्तन भूटान और नेपाल जैसे जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं उनको भी सुविधा उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19वां प्रश्न है, पारादीप पत्तन को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए विकसित किया गया है? पारादीप पत्तन है कहाँ पर? ये उड़ीसा में है, तो बताइए
संभावना तो चाय कपास की भी हो रही है इधर, मतलब आसपास कलकत्ता तो है ही ना। सूती वस्त्र, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो देखिए, पारादीप पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्माण के लिए विकसित किया गया है। अब पता चला। क्वेश्चन नंबर 20 या 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। विशाखापत्तनम पत्तन मतलब बंदरगाह के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह एक भू आबद्ध पत्तन है और इस पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। विशाखापत्तनम है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश का पत्तन है। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, विशाखापत्तनम पत्तन जो आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, मतलब लैंड लॉक्ड पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है, यानी कृत्रिम पत्तन है, प्राकृतिक नहीं है। इस पत्तन का विकास लौह अयस्क के लिए, पेट्रोलियम के लिए और सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। तो 20 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, कुछ थे इसमें हिस्ट्री के और बाकी सारे ज्योग्राफी के। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। 20 सितंबर को एग्ज़ाम है। देखिए, एडमिट कार्ड कल आ जाए या फिर आज शाम को आ जाए। कभी कभी 7 दिन पहले भी देते हैं, ये 1 हफ्ते पहले, अधिकतर इसे 10 दिन पहले दे देना चाहिए। चलिए।